बता दें कि बिहार से एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में चौकीदार दफादार बहाली को लेकर नया अपडेट, नई जानकारी सामने आई है। चौकीदार बहाली पर चिराग पासवान का एक बार फिर से बड़ा मास्टर स्ट्रोक की बड़ी खबर है। क्या पलट जाएगी बिहार सरकार की नियमावली? क्या सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले पर चिराग पासवान और उनकी सरकार एक बार फिर से नए नियम ला सकते हैं? क्या इसके लिए चिराग पासवान तैयार है? क्या उनकी सरकार तैयार है? आइए इस खबर में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें कि बिहार में चौकीदार दफादार बहाली को लेकर वर्तमान में स्थिति काफी गरमाई हुई है और इस मामले के कुछ प्रमुख निम्नलिखित बिंदु भी एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। नई नियमावली और बड़ी भर्ती की सुगबुगाहट हो रही है। जनवरी 2026 में बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 के संबंध में नए नोटिस और अपडेट सामने आए हैं। चर्चा है कि राज्य भर में लगभग कई ऐसे पद हैं कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनको भरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट के उस फैसले से सारा मामला अभी भी रुका हुआ है, जिसको लेकर अब तमाम तरह की बड़ी खबर है। आश्रितों की बहाली और आंदोलन की बात करें, नई नियमावली और बिहार संवर्ग नियमावली की बात करें, इसके अलावा आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर बहाली की बात करें, इन सभी तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान और एक बार फिर से तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष आमने सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बिहार चौकीदार दफादार बहाली, क्या चिराग पासवान दिलाएंगे आश्रितों को उनका हक? पूरा अपडेट सामने आ रहा है। अगर संवैधानिक रास्ते की बात करें तो चिराग पासवान का स्टैंड है कि चूंकि यह व्यवस्था पुश्तैनी रही है, इसीलिए सरकार को इसे पूरी तरीके से खत्म करने के बजाय कोई ठोस रास्ता निकालना चाहिए। आंदोलन को शांत कराना हो, जब पटना के गर्दनीबाग में चौकीदारों ने आमरण अनशन किया था, तब चिराग पासवान के जीजा और सांसद अरुण भारती ने वहां जाकर उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांगे सरकार तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा बात करें तो सरकार पर दबाव बनाने की भी पूरी कोशिश हो रही है। उनकी पार्टी लोजपा रामविलास के मंत्री संजय पासवान ने भी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करके इसके बारे में और इन बाधाओं को दूर करने की बड़ी पहल की है, ताकि एक बार फिर से चौकीदार दफादार बहाली अपने सुचारू रूप से हो सके। वहीं अगर आश्रितों की वकालत की बात करें तो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2014 का हवाला देते हुए मांग की है कि सेवानिवृत्त या फिर मृत चौकीदारों के आश्रितों को पुरानी व्यवस्था के तहत ही बहाली की जाए, उनको नौकरी दी जाए। वहीं अगर बात करें तो बिहार में चौकीदार दफादार बहाली के मुद्दे पर चिराग पासवान की भूमिका एक मध्यस्थ की और दबाव बनाने वाले नेता की रही है, और उनकी भूमिका खास करके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब उनके जो भी वोटर हैं, जो उनके कैडर हैं, जब उनको कहीं ना कहीं उम्मीद से देखते हैं और भरी हुई निगाह से देखते हैं, तो चिराग पासवान की जिम्मेदारी तब और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर बात करें तो विपक्ष का तर्क यह है कि 1991 के बाद से आश्रितों को उचित हक नहीं मिला है और नई भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय पुश्तैनी व्यवस्था को खत्म करना गलत है। वे आने वाले चुनावों में इसे सरकार के खिलाफ बहिष्कार के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की भी बात कर रहे हैं। अगर संगठन और नेतृत्व की बात करें तो बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत यह मुख्य संगठन है जो राज्य भर में आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। आंदोलनों के दौरान जगदीश तमता जो है अध्यक्ष पूर्णिया संघ के रविंद्र पासवान और पप्पू कुमार दास जैसे नाम सामने आ रहे हैं, जो जिला और प्रमंडल स्तर पर चौकीदारों को लामबंद करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव विपक्षी नेता के तौर पर तेजस्वी ने बार बार संविदा कर्मियों और चौकीदारों की मांगों का समर्थन किया है और आगामी समय में इसे प्रमुखता से उठाने के बड़े संकेत भी दे रहे हैं। वहीं बात करें तो चिराग पासवान और संजय पासवान जो कि लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं, और संजय पासवान जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव में विधायक का चुनाव जीता है। हालांकि यह दल सरकार का हिस्सा है, लेकिन संजय पासवान ने जनवरी में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर आश्रितों की बहाली की जोरदार वकालत की है। चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर अध्यादेश लाने की बड़ी मांग की है। वहीं अगर बात करें पशुपति पारस, पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पासवान विरोधी तक कह दिया है और वादा किया है कि उनकी सरकार आने पर सभी लंबित नियुक्तियां पूरी की जाएंगी। वहीं अगर बात करें तो महबूब आलम जो कि माले के हैं और अजय कुमार, विधानसभा में इन नेताओं ने गृह विभाग से चौकीदारों की भर्ती और उनकी सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछकर सरकार को घेरने का काम किया है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी बिहार में भी सेवानिवृत्त चौकीदारों के आश्रितों की बहाली न होने पर एनडीए सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलने की बड़ी बात कही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाहे बिहार में कोई भी पार्टियां हो, अगर हम एनडीए की कुछ पार्टियों को छोड़ दे तो बाकी सभी पार्टियां चौकीदार और दफादार बहाली को लेकर सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं
सीरियस दिखाई दे रही है और काफी गंभीरता से इस मुद्दे को उठाने का काम कर रही है। लेकिन बजट पेश होने के बाद अब सबसे बड़ी जो नजर है वो लगी हुई है कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार बहाली पर, क्योंकि सबको लगता है कि बजट के वजह से शायद सरकार का ध्यान इस ओर नहीं था, लेकिन अब बजट पेश हो गया है। तो बजट पेश होने के बाद अब जो सबसे बड़ा मामला है वो यूजीसी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का उस पर रोक लग गया है, तब से उसका भी कहीं ना कहीं वो ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। लेकिन अभी भी चौकीदार और दफादार बहाली ये एक ऐसा मुद्दा है जो अभी भी बिहार में छाया हुआ है और इसके ऊपर अभी भी सियासी गर्माहट देखी जा रही है। वहीं अगर बात करें तो विपक्ष उन चौकीदार दफादार संघों के साथ खड़ा हो रहा है जो अनुकंपा के आधार पर बहाली की मांग कर रहे हैं। सितंबर 2025 में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद विपक्ष ने सरकार की दमनकारी नीति की आलोचना की थी। विधानसभा सत्रों के दौरान विपक्ष द्वारा रिक्त पदों पर जल्द भर्ती और नई नियमावली में पारदर्शिता की मांग को लेकर शोर शराबा करने की संभावना भी दिख रही है। विपक्ष का तर्क है कि पुश्तैनी व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करना उन परिवारों के साथ अन्याय है जिन्होंने पीढ़ियों से सुरक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दिया है। वे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भी आश्रितों के लिए कोई विशेष रास्ता निकाला जाए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो कानूनी रूप से मामला थोड़ा जटिल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की उस पुरानी व्यवस्था को असंवैधानिक करार दिया था जिसमें सेवानिवृत्त चौकीदार अपने आश्रितों को नौकरी के लिए नामांकित वो कर सकते थे। लेकिन अगर प्रस्तावित चयन प्रक्रिया की बात करें तो नई चर्चाओं के अनुसार अब बहाली के लिए 10वीं पास योग्यता अनिवार्य हो सकती है। इसमें 75 अंकों की लिखित परीक्षा और 50 अंकों का फिजिकल टेस्ट जिसमें दौड़ गोला फेंक आदि शामिल है, उसके भी शामिल होने की संभावना है। और शायद यही वजह है कि अब चौकीदार दफादार जो बहाली है वो काफी टफ भी हो रहा है। जो दलित हैं, जो पासवान है, जो चौकीदार और दफादार बहाली का जो ड्यूटी है जो निभाते आ रहे थे, उन्हें अब ऐसा लगता है कि नए नियम से उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा और इसमें कहीं ना कहीं अन्य जातियों के भी अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिससे इनकी जो लड़ाई है वो और ज्यादा कठिन हो जाएगी। और शायद यही कारण है कि ये लोग इतना शोर शराबा भी कर रहे हैं और इसकी मांग भी की जा रही है, क्योंकि इनको लगता है कि सरकार को वही पुरानी व्यवस्थाओं से काम चलाना चाहिए जो व्यवस्था पहले थी। और उसी व्यवस्था में अब कोई चौकीदार, कोई संविदा कर्मी जब नौकरी छोड़ता था तो वो अपने हिसाब से जो है वो कहीं ना कहीं अपने लायक या तो अपने बेटे को या फिर अपने परिवार के किसी आश्रित को उसके लिए मनोनीत करता था। तो हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस नियम से कुछ जातियों के साथ काफी अन्याय हो रहा है और उन्हीं अन्याय को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाया। और 2023 में जब से इस पे रोक लगा है उसके बाद से ही इसको लेकर कई तरह की बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी खबरें आ रही है, आंदोलन हो रहे हैं। और इसके परिणाम ये है कि अभी भी सरकार ने इसके ऊपर कोई ऐसा फैसला नहीं दिया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनकी पार्टी लगातार इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम कर रही है। और संजय पासवान जो कि विधायक हैं, उन्होंने भी इसके उठाने का काम किया था और सम्राट चौधरी से उन्होंने मुलाकात करके इसके लिए एक पत्र भी लिख कर दिया है। लेकिन अब देखना काफी ये है जरूरी है कि सरकार इसके ऊपर क्या फैसला करती है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इसमें कितना सफल हो पाएंगे, ये काफी दिलचस्प रहेगा। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।